Hello everyone. Good afternoon, ma'am. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? क्लास में आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों बताओ भाई लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? फिर कैसे करेंगे भाई? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। बताओ भाई क्या पढ़ा था? आदित्य बताएगा, आदित्य कुमार बताइए। कैसे चुप चुप कैसे रहते हो? मैंने बोला था इंटरेक्टिव सेक्शन रखेंगे तो होगा जब बोथ वे बातें होंगी, राइट? मैं पढ़ाऊंगी, आप आंसर, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप सवाल बताओ, बस यही तो करना है। आप क्यों नहीं देते वो बच्चों तुम लोग? चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैम आज, चैप्टर। हाँ राइट, आज हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, करेक्ट। कैपेसिटर है, एकदम नया चैप्टर है, ठीक है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आप लोगों को अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कितना याद है। पोटेंशियल पढ़ा होगा ना जरूर सभी ने। चलो बताओ, पोटेंशियल किस किस को याद है? पोटेंशियल पढ़ा है? हैंड रेज करो सारे बच्चे जिनको अभी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सभी थोड़ा बहुत याद है, डिवीजन अगर करी होगी तो हैंड रेज करो। मैम पोटेंशियल आता है तो पोटेंशियल भूल गए तुम लोग? चलो फटाफट मुझे कोई भी एक जन पोटेंशियल को वो कर दो, याद दिला दो। मैं ना कैपेसिटर पढ़ के ना पोटेंशियल भूल गई, तो एक बार मुझे प्लीज याद दिलाओ कि पोटेंशियल क्या होता है। कौन याद दिलाएगा? बताओ भाई, कौन याद दिलाना चाहेगा? अच्छा एक सेकंड, एक काम करते हैं, क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है वो हैंड रेज करो। तो सभी प्रेजेंट है, हैंड रेज तो सबने कर दी है, सभी बच्चे क्लास में है। हैंड रेज भी 19 हुए हैं 27 में से, बाकी के बच्चे कहाँ गए भाई? 20, 21, बाकी के 6 बच्चे कहाँ हैं? 27 हैंड रेज होने चाहिए जितने भी हैं। चलो एक तो मैं ही हूँ इसमें, एक मोहित सर है, बाकी के बच्चे 4 बच्चे और। ठीक है, तो मतलब बाई बच्चों ने हैंड रेज तो कर दिया है, मतलब तुम्हें पोटेंशियल भूल चुके हो, राइट? भूल गए पोटेंशियल? मैम फॉर्मूला याद। फॉर्मूला याद है? दिया को याद है? हाँ दिया बोलो। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने डिविजन असेसमेंट के लिए एक क्वेश्चन रखा था, क्योंकि कैपेसिटर जब हम पढ़ेंगे तो आपको देखो, कैपेसिटर कब पढ़ते हैं, सुनो मेरी बात। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लेते हो ना, तब आपका चैप्टर आता है कैपेसिटर। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट में क्यों दिया है? इसका कोई तो रीजन होगा ना भाई, कि कैपेसिटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट में रखा है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हो, जब आप पोटेंशियल पढ़ लेते हो, उसके बाद कैपेसिटर आता है। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है कि कैपेसिटर जो है बाकी के दो टॉपिक्स पे, यूनिट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हाँ भाई बोलो, जो हैंड रेस कर रहे हैं। प्रतिष्ठा बोलो। प्रतिष्ठा बोलिए। अच्छा, हैंड रेस कर रहे हैं आप प्रेजेंट। किया था। जी, ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो मैं तो सोच रही थी बच्चों को पोटेंशियल आता होगा बहुत अच्छे से, पढ़ा होगा, फिर बच्चे तो रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। बच्चे तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। बच्चे रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? देखो कैपेसिटर कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो कैपेसिटर से लास्ट के 5 इयर्स में तो देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, खुद से देखो। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से कितने क्वेश्चन आए हैं? 11 क्वेश्चन। देखो कैपेसिटर कैपेसिटर से कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट 5 इयर्स में, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से 11 क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर से 25 क्वेश्चन है। तो इस वजह से जो कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए, राइट। इतने सारे क्वेश्चन तो आप लोग छोड़ नहीं सकते। ये हो गया वेटेज। अब ये है रिवीजन असेसमेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। पोटेंशियल पढ़ा है, पोटेंशियल के क्वेश्चन करे होंगे। आई नो कि मेरे बच्चे कर सकते हैं। चलिए, और इसका आंसर जिसका भी सॉल्व होता है वो मुझे अनम्यूट करके बताएगा कि यस मैम। देखो क्या कह रहा है कि दो चार्ज शेल हैं, एक का रेडियस आर है और एक का रेडियस कितना है 2r है, ठीक है। और चार्जेस गिवन है, एक के पास -q, दूसरे के पास 3q, ठीक है। अब क्या किया, जो इनर वाला स्फीयर था उसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तुम्हें पता है ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, कहाँ पे, ग्राउंड पे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ, कि अर्थ में हमारा कितना चार्ज चला गया। बच्चों कितना चार्ज चला गया अर्थ में, कितना चला गया। यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। ये है इनर स्फीयर जिसपे चार्ज है -q, ठीक है। ये है आउटर स्फीयर जिसपे है चार्ज 3q। इसकी रेडियस है बच्चों r और इसकी रेडियस 2r, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है रिवीजन असेसमेंट में, पूरा पोटेंशियल याद हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन के लिए इसलिए ही रखे हैं ये। अब देखो पोटेंशियल आपको पता होगा शेल का, शेल में जब आप किसी भी पॉइंट आर पे, बच्चे यहाँ पे बताओ, ये शेल है, ठीक है। इस शेल के यहाँ पे, इस शेल पे टोटल चार्ज क्यू है, और मुझे यहाँ पे आर पॉइंट, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और डिस्टेंस आर है। तो पोटेंशियल कितना होगा पी पॉइंट पे, है भाई? पी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ कितना होगा। तुम्हारी चैट कर दो। बताओ, ये शेल है, शेल पे आपको पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, राइट। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट पे आ गए और इस शेल की रेडियस आर है, तो इस पॉइंट पे अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू बाई कितना। अगर सरफेस पे निकालेंगे शेल के लिए तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, चैट में लिखो। शेल है, शेल के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है, और आपको पोटेंशियल निकालना है इसके सरफेस पे, तो कितना आएगा, के क्यू बाय
चला देखो कितने दूरी पे निकाल रहे हो आप, डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर पे। ठीक है, अब मुझे कहाँ निकालना है बच्चों, इस पॉइंट पे, यानी मुझे कहीं पे भी शेल के अंदर मुझे पोटेंशियल चाहिए। ये क्या होगा, पी डिस्टेंस पे, ये हो गया सरफेस पे। अब मुझे चाहिए इनसाइड, तो इनसाइड पे कैसे निकालोगे पोटेंशियल, कितना होगा बताओ इनसाइड के लिए। जिसने बता दिया उसको बहुत अच्छी शाबाशी मिलेगी। इनसाइड के लिए पोटेंशियल बताओ भाई। भूल गई कॉन्सेप्ट, रिवाइज नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम। -3q1/2। क्यों, गौरव आ रहा है, तुम बताओ भाई एक बार, शेल के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। हम 0 है। वो फील्ड की होती है 0, क्योंकि चार्ज सारा बाहर है। तो जब आप अंदर निकालते हो तो क्या करते हैं कि गॉसियन सरफेस से आप कह देते हो कि चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बट पोटेंशियल क्या है, जितना उसके सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही सरफेस कहाँ होगा, उसके इनसाइड होगा। अगर सरफेस पे के क्यू बाय आर है तो इनसाइड पोटेंशियल कितना रहेगा, के क्यू बाय आर। ठीक है, ये याद, ये इतना सा ये हो गया रिवाइज, बाहर क्या होगा सरफेस पे और अंदर का क्या होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है ये बताओ, किन्हीं भी दो चीजों के उसमें चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते, इतना भी पता होगा है ना। अच्छा अब देखो, ये कह रहा है इस वाले सरफेस को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अच्छा बच्चों, ग्राउंड कर, जब हम किसी शेल की सरफेस को ग्राउंड कर देते हैं तो उस सरफेस का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाता है, 0। हाँ। जब भी आप ग्राउंडिंग करते हो तो ग्राउंड की वजह से जो भी उस सरफेस का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है वो पोटेंशियल। ठीक है, करेक्ट, वो पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो मान लो ये वाला स्फीयर ए है और ये वाला स्फीयर बी है, तो पोटेंशियल ए का कितना हो जाएगा जब आप क्या कर दोगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर दोगे, 0। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। देखो वो कह रहा है ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद ए स्फीयर पे कितना चार्ज बचा। तो आप लिखो आफ्टर कनेक्शन, लेट कर लो, मैं कर लो, लेट कर लो क्या, कि देखो ग्राउंड से जब हमने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मैंने मान लिया मेरे पास बच्चों कितना चार्ज बचा, मैंने मान लिया एक्स चार्ज बचा। ठीक है, मैंने माना है ये वाला, और इस स्फीयर के पास कितना चार्ज है, 3q, जो कि क्या रहने वाला है, ऐसा। ठीक है, अब ग्राउंड कनेक्शन को क्या कर देते हैं, रिमूव। तो चार्ज चला गया कहाँ पे, बचा हुआ चार्ज x है, यहाँ पे चार्ज 3q। अब चलो इस ए शेल का पोटेंशियल लिखिए, ए शेल का पोटेंशियल लिखिए। अब पोटेंशियल बच्चों दो वजह से आएगा, एक तो शेल ए की वजह से और एक शेल बी की वजह से। पोटेंशियल एट ए पे लिखो और उसको बराबर कर दो किसके, 0 के। तो ए का पोटेंशियल देखो कितना होगा, ए शेल की वजह से कितना होगा, ए शेल की वजह से, शेल ए की वजह से कितना पोटेंशियल होगा भाई, ए पे, बताओ, ये तो फॉर्मूला बताया है। KQ/R। अब चार्ज कितना है उसपे, X। टेस्ट कर सकते। अब कितना चार्ज बचा, हमने माना है कि ए स्क्वायर पे चार्ज बचा है x, तो कितना चार्ज बचा, kx/r। ये हो गया पोटेंशियल किसका, ए का, ए की वजह से। अब जो ये बी शेल है, बी की वजह से कितना होगा भाई बताओ, चार्ज कितना है बी पे, 3q। 3q। बच्चों शर्माओ मत, बोलो तभी समझ में आएगा।
अच्छा जी, अब रेडियस कितनी है? मैंने बोला था कि बी जब आप सरफेस से अंदर आओगे तो भी कितना पोटेंशियल रहने वाला है जो उसकी सरफेस पे होगा। तो इसकी सरफेस पे कितना होगा? k 3q/2r, है ना, बी वाले Yes, शेल ma'am. के लिए। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2r, विच इज इक्वल्स टू 0. Tell me the value of x. By r Minus 3q1/2. minus 3/2. Very good. r से r कैंसिल, k से k, तो x की वैल्यू आई -3q/2। बच्चों ये कौन सा चार्ज है x? पहले ये बताओ, x कौन सा चार्ज है? x वो चार्ज है जो स्फीयर पे बचा है, जो शेल पे बचा हुआ है। पूछा कौन सा है? जो अर्थ में फ्लो कर गया। तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज कितना था? -q, करेक्ट। इसमें से क्या हुआ? इसमें से क्या हुआ? कुछ चार्ज जो x था वो बच गया, करेक्ट, प्लस कुछ चार्ज था वो कहां चला गया? अर्थ में। टोटल चार्ज के बराबर ही होगा ना x प्लस अर्थ वाला चार्ज। तो ये -q, अर्थ वाला चार्ज कितना आया है भाई? -3q/2, बस इधर लेके आओगे तो +3q/2 इक्वल्स टू अर्थिंग वाला चार्ज कितना आया भाई बताओ? -q/2। चार्ज क्या हो गया? अर्थ में फ्लो कर गया। समझ आया भाई यहाँ तक? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा? अच्छा पॉजिटिव Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. पॉजिटिव, करेक्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव q/2 चार्ज क्या कर गया? अर्थ में फ्लो कर गया। अच्छा, अब ये समझ में आ गया। दूसरा ये वाला क्वेश्चन अब तुम खुद करोगे। पोटेंशियल लिखना आ गया, और देखो यहाँ देखो, अरे हाँ, इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में देखो क्या है? 2 शेल्स हैं, कनेक्टेड कर दिए हैं एक मेटेलिक वायर से, ठीक है। ये मेटल की वायर है, 2 शेल्स हैं, ये मेटल की वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। चार्जेस कितने हैं? इस वाले पे +q और इस वाले पे -3q, करेक्ट। अब आपको क्या बताना है? जब आप लोगों ने इन दोनों शेल को कनेक्ट कर दिया तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा शेल ए और शेल बी का? अब देखो, मैंने बोला है चार्ज कब तक ट्रांसफर करेगा? जब तक पोटेंशियल ऑफ ए बराबर हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ बी के, करेक्ट। अब आप लिखिए ए का पोटेंशियल, लिखिए ए का पोटेंशियल एक तो खुद के चार्ज की वजह से होगा और एक इसके चार्ज की वजह से होगा। पर सबसे पहले लेट कर लेना कि चार्ज कितना ट्रांसफर किया है। मैं मान लेती हूँ कि चार्ज कितना ट्रांसफर होगा। देखो चार्ज ट्रांसफर होगा तभी तो पोटेंशियल बराबर बैठेंगे। लेट द ट्रांसफर चार्ज कितना x मान लेते। अच्छा मुझे ये बताओ, जो चार्ज ट्रांसफर करेगा, जब आपने यहाँ पे ये 2 पॉइंट कनेक्ट कर दिए, these 2 पॉइंट, ये पॉइंट, तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? शेल ए से बी या बी टू ए? बच्चों चार्ज कहां से कहां फ्लो करना चाहिए? ट्रांसफर होगा ना चार्ज, जब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों शेल्स के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तो बताइए कहाँ? अच्छा चलो हैंड रेज करो, ओके हैंड रेज करो जो बच्चे कह रहे हैं। देखो बी का चार्ज कितना है? -3q। अरे इसे बाहर करिए, हाँ चार्ज कितना है बच्चों? -3q, और ए वाले का है +q, ठीक है। चलिए बच्चों चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इतना तो पता है। अब जो ए शेल है उसके पास है पॉजिटिव चार्ज, बी शेल के पास है नेगेटिव चार्ज।
तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो नहीं जाएगा, तो हमें चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ पे ए से बी, ठीक है। बी टू ए वालों, देखो ये -3 क्यू चार्ज है, तो माइनस, और ये पॉजिटिव, तो हमेशा कहाँ से कहाँ चीजें फ्लो करती है, हाई टू लो। पॉजिटिव वाला हम क्या मानते हैं, हाई। तो अब देखो कितना चार्ज ट्रांसफर करा रहे हो, एक्स, यानी ए से चार्ज ट्रांसफर करेगा कितना, एक्स, किसमें ऐड हो जाएगा जाके, बी में। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए कितना आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेट करके फाइनल कितना आया, बताओ भाई। ए के पास कितना चार्ज है, ए शेल, ये है ए शेल, इसके पास कितना चार्ज आया, देखो एक्स इसने ट्रांसफर कर दिया, तो इसके बाद इसने एक्स दे दिया यहां से यहां, और इसके पास कितना बचेगा बताओ, -3 क्यू, बताओ। प्लस क्यू माइनस एक्स, इससे जो चार्ज बच गया है ना, रुको, हाँ यही करो, ट्रांसफर चार्ज मान लो एक्स, तो इस पे कितना बचेगा, क्यू माइनस एक्स, और इस पे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस एक्स, तो इसका चार्ज कितना आ गया, -2 क्यू माइनस एक्स, ठीक है। अब चलो दोनों के पोटेंशियल लिख के बराबर कर दो, दोनों के चार्ज लिख दिए, ए का भी और बी का भी। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, वही बचे, वही आंसर है। हाँ, पोटेंशियल ए बराबर कर दो बी, ऐसे करो, ऐसे समझो, ये समझो, चार्ज ट्रांसफर करने के बाद इस पे जो चार्ज बचा, इस पे जो चार्ज बचा वो बचा एक्स, ठीक है। ए शेल पे जो चार्ज बचा वो बचा एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, इनिशियल क्यू माइनस एक्स। पोटेंशियल एट ए, ए का पोटेंशियल लिखो कितना आएगा, के एक्स बाय रेडियस कितनी है आर, बी की वजह से कितना आएगा भाई, ए पे बताओ, के, बी का चार्ज कितना है, -2 क्यू माइनस एक्स बाय 2 आर, बी का पोटेंशियल कितना है, बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो, के एक्स की वजह से बाहर पोटेंशियल कितना होगा, ए की वजह से के एक्स बाय 2 आर, क्योंकि देखो अब ये पॉइंट बी एक्स के लिए कहाँ पे है, बाहर है, तो शेल ए की वजह से बाहर कितना पोटेंशियल होगा, 2 आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ कितना आएगा, के एक्स बाय 2 आर बी के लिए, ठीक है। अब देखो वही जो उसकी रेडियस है, के चार्ज कितना है, माइनस एक्स बाय 2 आर, ठीक है। देखो क्या किया है, मैंने बोला कि ए पे चार्ज बचा एक्स, सब कुछ ट्रांसफर करने के बाद ए के पास एक्स चार्ज बचा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, तो बी के पास कितना चार्ज आ जाएगा भाई, -3 क्यू पहले था, और कितना चार्ज ट्रांसफर किया होगा, क्यू माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो बच गया इसके पास, उसके पास कितना गया, क्यू माइनस एक्स। अब बराबर करके एक्स की वैल्यू फाइंड करो कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू बताइए, इससे तो ये कट जाएगा, है ना, के बाय आर से ये कट गया, के से के कट गया,
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई भाई। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो ए पे कितना चार्ज आया, 0। बी पे कितना चार्ज आया, -2q माइनस एक्स ना, -2q माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, 0। तो बी पे कितने चार्ज था, माइनस। ठीक है, दीज आर द फाइनल चार्ज। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो हैंड रेज करके, किसी को भी दिक्कत है तो। मुझे लगा था कि तुम्हें पोटेंशियल आता होगा, बट ठीक है, आप लोग थोड़ा भूल गए। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए है ना, कि जब एक शेल से दूसरे शेल कनेक्ट हो, तो बस उसमें क्या करना है, अगर चार्ज ट्रांसफर की बात आए तो जो चीज पूछी है उसी को कर लो लेट, कि अब इस पे इतना चार्ज बच गया है ना, एक्स पे इस पे इतना चार्ज बच गया, अब ट्रांसफर तो फिर आप कर ही लोगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। चलो देखो, अगर कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर क्या होता है, तो जो कैपेसिटर का काम क्या है, देखो घरों में बिजली आती है ना, जैसे, तो वो क्या कर, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि जैसे हमारा जो फैन की मोटर हो गई, या हमारे जो कूलर की जो मोटर होती है, उन्हें क्या कर सके, रोटेट कर सके, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। तो हम लोग एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे कि जो क्या कर सके, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सके, और जब मुझे उसकी आवश्यकता पड़े तो एक बार में वो क्या करे, उस एनर्जी से मैं, उस डिवाइस से मैं उस एनर्जी को क्या करूँ, छीन लूँ। ठीक है, उस डिवाइस से उस एनर्जी को मैं छीन सकूँ। तो ऐसा डिवाइस हमने बनाया जिसको नाम दिया क्या बच्चों, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर एक कैसा डिवाइस है, क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, एनर्जी को स्टोर कर सकता है। क्यों, जैसे अभी आपके घर में क्या होगा, जैसे गर्मियों का टाइम है, कई बार पंखा स्लो चलता है, तो घर वाले क्या कहते हैं, इसका कैपेसिटर क्या होगा, वो खराब, नया कैपेसिटर लेके आओ। इसकी वजह से पंखा क्या करने लगता है, तेज चलने लगता है ना। तो कैपेसिटर किस चीज से बनता है बच्चों, आप लोग अब कंडक्टर पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो है कंडक्टर की यूज होती है, जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, कैपेसिटर बना सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है, देखो इट इज अ डिवाइस, ठीक है, विच इज यूज्ड स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक। तो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो ये अपनी एनर्जी को कहाँ स्टोर करके रखेगा, आपने जो एनर्जी इसको दी, वो एनर्जी को कहाँ स्टोर करके रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करेगा। ठीक है, तो जब आप उससे एनर्जी मांगोगे, सारी की सारी एनर्जी आपको दे देगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे होता है, आप देखो, कंडक्टर से बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कैपेसिटर बनाए गए। पहले हम लोगों ने एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटर बनाया, उसमें कुछ ना कुछ क्या निकल आई, लिमिटेशंस। फिर उसके बाद कुछ वेरिफिकेशंस करी, जिससे क्या हो, मैं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाऊँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है, होता क्या है, ये देखो। अब क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे मन में आना चाहिए कि मैम जो एनर्जी स्टोर करेगा वो कौन सी एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी। आपने पोटेंशियल में जो एनर्जी पढ़ी है, जब आप वर्क डन करते हो, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल में जब सर ने पढ़ाया होगा कि जब आप वर्क डन करते हो, एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी रिस्पेक्टिव पॉइंट पे लेके आते हो, तो आपको वर्क करना पड़ता है, और वही एनर्जी, वही वर्क की जो एनर्जी होती है वो किस में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, इज विच इज यूज टू स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म, इन इलेक्ट्रिक, ये है। अब देखो क्या हुआ,
इसमें क्या होता है, आप मान लो कंडक्टर्स में पढ़ा होगा कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर पे बच्चों अगर आप मान लो कहीं से दूर से एक चार्ज लेके आए, यहाँ पे स्मॉल चार्ज लेके आए, ठीक है, जब आप चार्ज यहाँ पे लेके आओगे तो क्या होगा, इसका इस जो ये कंडक्टर है इसका क्या राइज हो जाता है, पोटेंशियल, है ना, कि जितना आप चार्ज लेके आओगे, मान लो यहाँ से आप चार्ज लेके आए और चार्ज लेके आए, पहले एक छोटा डीक्यू चार्ज लेके आए, फिर एक छोटा डीक्यू चार्ज लेके आए, फिर एक डीक्यू चार्ज लाके इसमें इसकी जो सरफेस है उसमें क्या कर रहे हो, ऐड कराते जा रहे हो। जितना आप चार्ज लेके आओगे बच्चों, मुझे बताओ इसका जो पोटेंशियल है इस कंडक्टर का वो क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा। किसी भी कंडक्टर पे अगर आप चार्ज स्टोर कराते जाओगे तो उसका जो पोटेंशियल है खुद का वो क्या होगा, कम या ज्यादा। ज्यादा। हाँ, क्योंकि आप चार्ज लेके आ रहे हो, तो ये चार्ज लेके आओगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे आप चार्ज लेके आओगे, ये इसके ऊपर जो ये स्टोरिंग चार्ज है ऑलरेडी, ये प्लस वाले जो ऑलरेडी स्टोरिंग चार्ज है, ये क्या करने स्टार्ट कर देंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे उस चार्ज को। क्यों, क्योंकि इसका क्या बढ़ गया है भाई, इसका पोटेंशियल बढ़ गया है, करेक्ट। तो यहाँ क्या होता है, जो चार्ज किस तरीके से बढ़ेगा बच्चों, देखो जैसे जैसे आप चार्ज लेके आओगे उसी तरीके से आपका जो पोटेंशियल है वो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, ठीक है। इस केस में लिखो, चार्ज कैसे बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, मतलब जैसे एक यूनिट चार्ज लाए तो उसका एक यूनिट पोटेंशियल राइज कर गया। अब देखो पोटेंशियल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सी पी। अब जो ये सी है ये क्या है, सी देखो बच्चों क्या है, सी का मतलब है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, राइट। कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, जैसे आपने V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला पढ़ा था अभी, V इक्वल्स टू आई आर जब पढ़ा था उसमें R क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता था बच्चों, चलो यही बता दो कि रेजिस्टेंस क्या था, व्हाट इज रेजिस्टेंस। मैम a force which opposes the flow of current जब रेजिस्टेंस क्या था, which opposes रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस क्या था जो उसको अपोज कर सके। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट कितना उतना ही कम फ्लो करेगा, है ना। तो वही क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर की एबिलिटी है स्टोर चार्ज, उसका काम क्या था, टू अपोज द करंट। यहाँ क्या है, टू अपोज, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, कि कितना चार्ज कोई भी कंडक्टर क्या कर सकता है जो स्टोर कर सकता है। अगर आप डेफिनेशन फॉर्मूले वाली देखना चाहो तो देखो क्या होगा, बाय बी कर दो, Q बाय बी इक्वल्स टू सी, ये आपकी सी की वैल्यू है। अगर बाय फॉर्मूला आप देखो तो इसमें बाय फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखो द चार्ज, पहली डेफिनेशन ये होगी जो इसका एक्चुअली मीनिंग है, जैसे उसमें पढ़ा है, जैसे रेजिस्टेंस का है काम क्या है, ऐसी कैपेसिटेंस का क्या काम क्या है, कंडक्टर की एक एबिलिटी है जो चार्ज को क्या कर सकती है, कितना स्टोर कर सकती है। हर कंडक्टर की अलग अलग क्या होती है, एबिलिटी होती है। कुछ कंडक्टर हो सकते हैं कि बहुत कम चार्ज स्टोर करें, कुछ हो सकते हैं कि ज्यादा चार्ज स्टोर करें। दूसरा, इस फॉर्मूले से देखो क्या कह रहा है, इस फॉर्मूले से देखो, चार्ज रिक्वायर्ड, charge required to raise the potential of conductor, ठीक है, बाय 1 यूनिट। यानी एक यूनिट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए मुझे कितने चार्ज की आवश्यकता पड़ी, उसे क्या नाम दे दिया, कैपेसिटेंस, है ना, Q बाय V है ना। तो कितना चार्ज मुझे चाहिए कि इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है एक यूनिट से क्या हो जाए बच्चों, बढ़ जाए, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे,
कैपेसिटेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। कैपेसिटेंस को बच्चों एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट है बच्चों क्या? एसआई यूनिट है इसकी व्हाट? फराड, ठीक है, फराड। और पीको फराड, पी इज पीको माइक्रो फराड, ठीक है। इन तीनों इसकी एसआई यूनिट इज फराड। बाकी इन दोनों टर्म में हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं पीको और माइक्रो कैपेसिटेंस। अच्छा, अब बच्चों देखो होता क्या है, जैसे जैसे कोई भी कंडक्टर है उस पर आप क्यू चार्ज को क्या कराते जाओ, स्टोर कराते जाओ, इसका पोटेंशियल भी साथ के साथ क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब मुझे क्या करना है, चार्ज स्टोर कराना है। क्यों? चार्ज स्टोर कराऊंगी तभी तो मुझे उससे एनर्जी मिलेगी। बट साथ के साथ मेरे पास यहाँ पे एक लिमिटेशन आ रही है कि पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। जितना पोटेंशियल इसका बढ़ेगा, मैं जो चार्ज कहीं से लेके आ रही हूँ यहाँ तक, मुझे वर्क डन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, तुम बताओ, राइट? क्यों? मैं यहाँ से मान लो इस पॉइंट से यहाँ तक चार्ज लेके आ रही हूँ और पोटेंशियल इस सरफेस का बढ़ता जा रहा है, ये जो यहाँ पे कंडक्टर है, तो क्या मैं तो जो वर्क डन करूंगी इस चार्ज को यहाँ पे स्टोर कराने के लिए, वो मुझे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? चार्ज बढ़ता जा रहा है। वो कह रहा है कि भाई रिपेल हो जाओ, क्योंकि मेरे पास खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कैसे एक पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता हूँ, राइट? पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को क्या कर सके, स्टोर कर सके। मान लो यहाँ पे मैंने चार्ज जो मैक्सिमम स्टोर कर सकती थी बच्चों, वो कितना किया, सपोज करो कैपेसिटेंस के सी की वजह से कितना किया, क्यू बाय बी, इतना चार्ज में स्टोर कर पाई। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कैपेसिटर का, कि अगर आप ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टोर मोर चार्ज, तो एक टेक्निक अपनाओ। कैसे बच्चों? बताओ, मुझे बताओ कि अगर आप इसका चार्ज ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो आपके पास एक रास्ता होगा, क्या बताओ? इसका पोटेंशियल किसी तरीके से कम हो सके, राइट? इस सरफेस का पोटेंशियल, हाँ, कि इसका पोटेंशियल अगर किसी भी तरीके से क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाऊंगी। तो इसका पोटेंशियल कम कैसे कर सकते हैं? अर्थिंग करके इसका पोटेंशियल कम कर सकते हैं। फिर सारा का सारा चार्ज भी तो सारा का सारा चार्ज भी अर्थ में चला जाएगा ना, जो चार्ज स्टोर करना है। बाय तो न्यूट्रलाइजिंग। बच्चों देखो इसका प्रिंसिपल, न्यूट्रलाइजिंग कैसे? चार्ज को न्यूट्रल कर दो, चार्ज स्टोर करना है। देखो कैसे करेंगे, एक बात बताओ बच्चों, एक सेकेंड। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? क्वांटिटी है स्केलर और वेक्टर। तो सुनो, पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब देखो स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर मैं क्या करूं बच्चों, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल, देखो इसमें मान लो मेरे पास एक ये कैपेसिटर की प्लेट है, किसी भी शेप और साइज की आप प्लेट ले सकते हो, ठीक है। सर्कल भी, ये स्फीयर भी ले सकते हो, शीट भी ले सकते हो, ऐसे। अब देखो यहाँ पे भी एक है, सपोज करो बच्चों इसके पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। सपोज करो आपने इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बाय इंडक्शन यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ही इंड्यूस होंगे। बाय इंडक्शन इस प्लेट की इस वाले फेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। माइनस 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 माइनस, इतना ही बराबर का चार्ज आएगा। अब देखो इंडक्शन है, एक तरफ माइनस साइन आएगा तो एक तरफ कैसा साइन भी आएगा, पॉजिटिव। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे बनाना है क्या, कैपेसिटर का चार्ज। तो मैं क्या, इस वाली प्लेट को यहाँ से क्या कर दूं, अर्थिंग कर दूं, जिससे ये वाला चार्ज क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्यों? मुझे तो बस पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चाहिए। तो अब ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, देखो रिमूव हो जाएगा। तो आपकी इस वाली प्लेट पे सारा चार्ज कैसा बच गया, फटाफट फटाफट देख लो, हमें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है। इस वाली प्लेट पे चार्ज बच गया बच्चों सारा का सारा नेगेटिव चार्ज, कि आपने क्या कर दी, बाहर अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का क्या फायदा होगा, जितने भी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज।
अब देखो C इक्वल्स टू Q बाय V है, ये है ना V। अब देखो ये वाली जो प्लेट होगी, मान लो ये B प्लेट और ये A प्लेट, जो B प्लेट है इसका पोटेंशियल कैसा है, इसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये कैसी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। अब मैंने बताया पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अगर नेगेटिव चार्ज, हाँ अगर नेगेटिव क्यू चार्ज होता है तो आप हमेशा कैसे लिखते हो, नेगेटिव के क्यू बाय आर, यही फॉर्मूला लिखते हो ना, माइनस के क्यू बाय आर, यही फॉर्मूला लिखते हो। तो नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चों जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो जो बी प्लेट है, जो बी प्लेट है, क्या ए प्लेट के चार्ज, ए प्लेट का पोटेंशियल कम नहीं कर देगी अगर आप नेट देखोगे, बी नेट, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल इंड्यूस करेगी इस पॉइंट पे, एट कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, एट पॉइंट एक्स, है ना, ये नेगेटिव पोटेंशियल इंड्यूस करेगी और इसका खुद का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव। अब देखो यही पॉजिटिव प्लेट अगर मैं माइनस क्यू वाली प्लेट पे देखूं किसी दूरी पे, ये खुद का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, और इसका पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। मान लो इस प्लेट का पोटेंशियल बी पॉजिटिव और इस प्लेट का पोटेंशियल बी नेगेटिव, यानी ये दोनों प्लेट एक दूसरे पे कैसा पोटेंशियल लगा रही है, अपोजिट, जिसकी वजह से इनका जो नेट पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यस, समझ आया ना डिक्रीज क्यों होगा। देखो तुम्हारे पास +5 चार्ज है, मुझे तुम्हारा +5 चार्ज तो मैं कम नहीं कर सकती, बट मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे पास नेगेटिव पोटेंशियल ले आती हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पोटेंशियल को कम कर सकूं, जिसकी जो चार्जेस की वजह से है ना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, मान लो +5 वोल्ट का पोटेंशियल है, +5 वोल्ट का, माइनस क्यू चार्ज यानी -5 वोल्ट की वजह से कितना पोटेंशियल है, -5। नेट पोटेंशियल कितना बता दिया मैंने बच्चों, 0। वही तो मुझे करना था, जिसकी वजह से मैं ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाऊं। तो इस केस में देखो सी की वैल्यू क्या होगी, चार्ज कितना है बच्चों प्लेट पे, क्यू, ये क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये अब यहाँ क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कितना है, V प्लस माइनस V नेगेटिव। तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटर का क्या है, प्रिंसिपल, कि अगर सिंगल कंडक्टर आप लोगे, सिंगल कंडक्टर जैसे मैंने अभी पहले वाले केस में दिखाया है, वहां पे पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, चार्ज ज्यादा स्टोर कर दूं। तो मैंने क्या टेक्निक अप्लाई, मैंने दूसरा कंडक्टर उसके साइड में लगा दिया, जिससे क्या होगा, आपस में दोनों प्लेट का पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये काम आएगा, याद रखना। पीको की यूनिट कितनी होती है, माइक्रो की तो 10⁻⁻6 होगी, तुम्हें सभी पता, सबको पता है। पीको की कितनी होती है बच्चों, 10⁻⁻12। नोट्स में लिख लो, अपने नोट्स बना लो सभी बच्चे। अच्छा, अब एक चीज और है कैपेसिटेंस के ऊपर ही, कैपेसिटेंस बच्चों क्या Q की वैल्यू और V की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, बताओ। बच्चों कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड करेगा, यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा ओके, ये फॉर्मूला तो तुम सब पढ़ के ही आए। क्या रेजिस्टेंस R V और I की वैल्यू पे डिपेंड करता था, रेजिस्टेंस डिपेंड करता था V और I की वैल्यू पे, नो मैम। जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुमने निकाला था तो रेजिस्टेंस क्या था, रो L बाय ए, यही था, यानी किस पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ और एरिया पे, V पे और R पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो कुछ इसी तरीके से तुम्हारा कैपेसिटर होगा, वो अभी हम प्रूफ भी कर देंगे कि कैपेसिटर किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ जो आपने जो कंडक्टर्स लिए हैं, जैसे ये प्लेट्स लिए हैं ना, ये जो प्लेट्स लिए हैं, इन प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करेगा बच्चों, इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कभी भी Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अपनी कॉपियों में लिख लो, कैपेसिटेंस नेवर डिपेंड्स ऑन Q एंड V। ये मैं नहीं लिखूंगी, ये आपको खुद अपनी कॉपी में लिखना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर्टीज में बता देती हूँ, यही प्रॉपर्टीज हैं क्या, डिपेंडेंट सी लिख देना, किस किस पे करेगा,
शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, क्या, बट किस पे डिपेंड नहीं करेगा, does not depend on Q and V। ये समझ आ गया। तीसरा किस पे डिपेंड और कर रहा था, C की वैल्यू, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, राइट। अगर दूसरा कंडक्टर उसके बराबर में रख दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। देखो ये जो अब C डैश की वैल्यू आई है बच्चों, और ये जो C है, यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो C डैश इज ग्रेटर देन C। समझे? चलिए इसको प्रूफ भी कर देते हैं, प्रूफ भी करते हैं। देखो बच्चों, देखो, डोंट वरी, वी विल प्रूव दिस। कैसे बच्चों, यहाँ पे है आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। आइसोलेटेड कंडक्टर है मतलब एक ही कंडक्टर लेके चल रहे हैं, अभी दो कंडक्टर्स नहीं लेके चले हैं। अब मान लो आपने किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज क्या कर दिया, पुट कर दिया, और इसका रेजिस्टेंस है आर। अच्छा बच्चों, यहाँ कैपिटल क्यू है तो देखो कैपिटल क्यू यानी पॉजिटिव का है, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर निकलेगी बच्चों, अवे निकलेगी, पॉजिटिव का चार्ज है, पता है इतना? बोलो बच्चों। Yes, ma'am. क्यू चार्ज की वजह से जो आउटवर्ड्स हो। मैंने कैपेसिटर क्या बताया था, कैपेसिटर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन वेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। अब देखो यहाँ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वो स्पेस में डिस्टॉर्टेड है ना, पूरे स्पेस में फैली हुई है, पूरे स्पेस में फैली हुई है, मतलब प्लस क्यू चार्ज में निकली और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, पूरे स्पेस में फैल गई। मैं अब इस एनर्जी का बच्चों क्या होगा, मैं इस एनर्जी का फुल यूज नहीं कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, मुझे चाहिए जो एनर्जी क्या हो जाए, एक जगह बाउंड हो जाए, और जब मैं मुझे उसकी जरूरत पड़े मैं क्या कर दूं, उस एनर्जी को यूज कर दूं, मुझे इस तरीके का चाहिए। तो आइसोलेटेड की यही बच्चों लिमिटेशन थी कि यहाँ पे जो इस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्टॉर्टेड होगी। वी डोंट यूज दिस, राइट। तो अब इसका एक बार फॉर्मूला देखो, क्या है फॉर्मूला, C इक्वल्स टू Q बाय V था, करेक्ट, यही फॉर्मूला था, C इक्वल्स टू Q बाय V। Q चार्ज है, V इज द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर, और ये कंडक्टर क्या है बच्चों, आपका शेल मान लो या स्फीयर मान लो, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से मुझे पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल कितना होगा इसके सरफेस पे, KQ बाय R, ठीक है। शेल और स्फीयर का सेम ही होता है, उसके सरफेस पे कितना हो गया, KQ बाय R। अब इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दो, इसका कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं हम लोग, कैपेसिटेंस कितना आया बताओ। कैंसिल हो गया बच्चों, K की वैल्यू 1 बाय होती है तो ये ऊपर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4 pi epsilon naught R. ये है हमारे आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। तो तुम खुद देखो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, राइट, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड नहीं किया, राइट। इसका जो पोटेंशियल V आया उस पे डिपेंड नहीं करा, तो इसीलिए यहां से निकल के आया है कैपेसिटेंस जो है किसी भी मटेरियल का, कंडक्टर का, वो उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, यानी उसकी रेडियस। अगर ये 2R होता तो यहाँ पे ये 2R आती, करेक्ट। अब इसमें बच्चों लिमिटेशन क्या थी कि ये चार्ज क्या है, डिस्टॉर्टेड है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और क्या लगा दूं, लगा के किसी तरह इसकी एनर्जी को क्या कर लूं, बाउंड कर दूं, तो मुझे वो एनर्जी ज्यादा यूजफुल होगी। तो इसी तरीके से क्या होते गए भाई, एक्सपेरिमेंट होते गए, इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती गई। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे क्या होगा, इसी कैपेसिटेंस को हम लोग इसी कैपेसिटेंस को मॉडिफाई करेंगे। उसे मॉडिफाई करने से पहले तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा एक सेकेंड,
अगर मीडियम में होगा, ये तो जैसे एयर में रखा हुआ था अभी ये, अगर मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस कैसे लिख दोगे मीडियम के लिए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर, राइट? Yes, ma'am. एप्सिलॉन नॉट होता है रिलेटिव पद, ठीक है? चलिए अब सॉल्व करो इसको। क्या बोला है? 64 ड्रॉप्स हैं having equal charges and equal radius combined to form a large drop। छोटी छोटी ड्रॉप्स ने एक बड़ी ड्रॉप बनाया। तो फाइंड करनी है कैपेसिटी ऑफ अ बिगर ड्रॉप एज कंपेयर टू द स्मॉलर ड्रॉप। कितनी होगी कैपेसिटी? यानी कैपेसिटेंस, कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो कैसे करोगे? पहले निकालो, पहले इनका वॉल्यूम कॉमन करो, क्योंकि क्या होगा जब 60 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी तो दोनों का वॉल्यूम कैसा रहेगा? बराबर। तो V इनिशियल इक्वल्स टू V फाइनल करो, पहले करो V इनिशियल इक्वल्स टू V फाइनल। मान लो जब 64 ड्रॉप्स मिल गई तो उनका रेडियस कितना हो गया? कैपिटल आर। तो वॉल्यूम देखो, जो ड्रॉप होती है वो किस फॉर्म में होती है? स्फीयर की ड्रॉप में फॉर्म में, इतना तो पता है। तो वॉल्यूम निकालो स्फीयर का, कितना? 4/3 पाई। मान लो छोटी सी जब ये ड्रॉप थी उसका रेडियस था स्मॉल आर, ठीक है? आर क्यूब कितनी है? 64। इन्होंने मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाई, बड़ी क्यूब बनाया, स्फीयर बनाया कैपिटल आर का। 3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 64 आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर। 64 को बच्चों क्यूब में बनाओ, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है? 64। तो इसको लिखो 4r का होल क्यूब इक्वल्स टू r का क्यूब। तो ये क्यूब से क्यूब कट गया, तो आपकी जो कैपिटल आर आई है, कैपिटल आर किसके बराबर आ गई बच्चों? 4r। और आर यानी जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसकी रेडियस कितनी कितनी होने वाली है? 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल आर। अच्छा, तो अब देखो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा लार्ज ड्रॉप का? फॉर्मूला तो है ही, कैपेसिटेंस निकालो लार्ज ड्रॉप का। 16 pi epsilon naught r। टी डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ कैपिटल आर है ना, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल आर कितना है भाई? 4r। स्मॉल ड्रॉप्स का कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश, वो स्मॉल r, सॉरी। कितना था बच्चों? r डैश था। और हमारे पास कितनी कितनी स्मॉल ड्रॉप्स थी बच्चों? 64। से क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है। अब कंपेयर कर लोगे तो इनको कितना आ गया? ये कितना? अब इनको डिवाइड कर सकते हो आप, यानी c डैश बाय c करो। ये हो गया 4 4 जा 16, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये कितना था? एप्सिलॉन नॉट r, और ये है 64 इंटू 4, कितना हो गया बच्चों? 256। सो 64, हाँ सॉरी 64 इंटू 4, ये 64। एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया और कितना बच गया? 64 है ना? कितने टाइम्स बड़ा है? 64c। इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। इधर कैलकुलेशन देख लो तुम लोग।
कैलकुलेशन चेक कर लो बच्चा एक बार। ठीक है, यही होगा। राइट, सही किया है। अच्छा, क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप। तो कैसे निकालोगे? पोटेंशियल निकालना है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप, ये तो तुमने कंपेयर कर दिया। अब निकालो पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप। ऑफ लार्जर ड्रॉप, चलिए। पोटेंशियल कैसे निकालोगे? क्यू बाय सी। नए वाले का चार्ज तो कितना रहेगा बच्चों? अगर छोटे वाले का चार्ज मान लो, हर ड्रॉप का, छोटे छोटे ड्रॉप्स का चार्ज स्मॉल क्यू है, तो ये कैपिटल क्यू किसके मिलके बनेगा? 64 क्यू से। ठीक है। अब सी डैश कितना आया है आपके पास? 64। और पाई एफ। देखो वो तो कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन। यहाँ पे देखो, सी डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर। अब देखो ये जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये किसके बराबर है? सी के बराबर है ना। यस मैम। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी के बराबर। तो यहाँ क्या लिख दो? टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, कितना बराबर आ जाएगा? इसको कट करो। टी टाइम्स ऑफ इनिशियल क्यू बाय सी। ठीक है, इस तरीके से 16 टाइम्स ऑफ। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब देखो कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या है? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले, ये दोनों प्लेट्स ली थी। सपोज करो आप लोगों ने 2 प्लेट्स ली। एक प्लेट पे चार्ज था प्लस क्यू, हमने इस प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस कर दिया। यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? बाउंड हो गई। प्लस से निकल के बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चली गई, यहाँ से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चली गई, यहाँ से निकल के यहाँ चली गई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? इस रीजन में क्या हो गई? बंद गई। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। राइट। और मुझे क्या करना था? अब मान लो इस प्लेट का एरिया कितना है? ए है। इस प्लेट का एरिया भी ए है, यानी दोनों प्लेट का एरिया मान लो। लेट द एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स का एरिया कितना है? कैपिटल ए ही है। ठीक है। दोनों प्लेट्स के बीच की जो दूरी है वो भी कितनी है बच्चों? कैपिटल स्मॉल डी है। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है दोनों प्लेट्स का। उसके लिए चाहिएगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। देखो क्यू क्या है? कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी है। वी की वैल्यू कैसे? वी की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, बट हमें किसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी? की वैल्यू वी। तो निकालो। पहले तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस प्लेट की वजह से? ठीक ठीक है।
v की वैल्यू चाहिए ना, v की वैल्यू देखो इक्वल्स टू ई डॉट डी डिस्टेंस। तो v की वैल्यू अगर ई डी है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट, तो आपको वैल्यू चाहिए e, वही चाहिए। इसकी वजह से देखो ये पॉजिटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ये नेगेटिव प्लेट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इसकी डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव के टुवार्ड्स होती है और पॉजिटिव से अवे होती है, तो पॉजिटिव से अवे, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इनसाइड, तो दोनों की वजह से क्या हो जाएंगी ऐड, E1 प्लस E2, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये समझ में आ गया। बट ई की वैल्यू होती कितनी है प्लेट की वजह से, बताओ, पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन का प्लेट। तो ई निकालो, ई नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, डायरेक्शन क्या है, दोनों की सिमिलर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो उसको, एक E1 और एक E2, तो कितना हो गया भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ई नेट कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ईडी, बी की वैल्यू निकालनी थी भाई, बी की वैल्यू अब कितनी आ गई, सिग्मा एप्सिलॉन टी, ठीक है, ये क्यू है ना, क्यू, क्यू क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मान लो इसकी पॉजिटिव सिग्मा और भाई इसकी कितनी होगी, नेगेटिव सिग्मा, तो ये कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दोनों का क्या आ गया, सिग्मा एप्सिलॉन बाय डी। ऐसे अब क्या कर दो, सी में क्या रख दो, बी की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ ये सेकंड इन इक्वेशन ए, कितना आया सी, कैपिटल क्यू एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है भाई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन टी, तो यानी क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन टी। बच्चों सिग्मा को क्या कर सकते हो, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू लिखो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्या होगा, क्यू से क्यू कैंसिल, देखो क्यू एप्सिलॉन चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पे डिस्टेंस, क्यू से क्यू कैंसिल, ए ऊपर चला गया, कितना आया, ए एप्सिलॉन बाय आई। तो यहाँ पे भी देखो कैपेसिटर किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया और डिस्टेंस पे, एप्सिलॉन यानी उन दोनों प्लेट के बीच का मीडियम। किसी का भाई वो ओपन है माइक, वो ऑफ करो, ठीक है। पुराने कॉन्सेप्ट के बच्चे रिवाइज करने होंगे, पुराने कॉन्सेप्ट यू हैव टू बी रिवाइज, अदरवाइज तो सब गोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, वो आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर दी, क्यू बाय एरिया, ठीक है। चलो ये वाला न्यूमेरिकल करो, ये करो। दो प्लेट्स हैं, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया है ना, दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर चार्ज टी क्यू है, दूसरी प्लेट है इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, ठीक है। सबसे पहले ये देखो दोनों प्लेट्स के ऊपर मैंने चार्ज क्या रखी है, सेम, तभी तुम्हारा वो कैपेसिटर बन पाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, दोनों प्लेट्स पे, तभी वो कैपेसिटर बनेगा। तो सबसे पहले जब यहाँ पे पोटेंशियल निकालोगे, मान लो एरिया भी इसका सेम है और इनके बीच में डिस्टेंस डी है, कैपेसिटेंस निकालो, चार्ज पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, कंडक्टर्स में पढ़ा होगा सभी ने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर उसके बाद सी बताओ कितना है, सी इक्वल्स टू क्यू बाय बी, बस ये करना है, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे करोगे, पढ़ा होगा ना, कि जब भी ऐसी प्लेट्स हो और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज आता है वो किस तरीके से आएगा भाई, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखो ये प्लेट की दो साइड होंगी, एक ये साइड होगी और एक ये साइड, तो ये कैसे निकालोगे, देखो ये मान लो ए है और ये आपकी साइड है बी साइड, तो हमेशा जब भी ऐसी प्लेट्स हो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए,
जितनी भी प्लेट है उनका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2, जितनी भी प्लेट है उनका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना आया 3q/2। ये जो चार्ज है ये हमेशा आउटर प्लेट्स पे जाएगा, हमेशा। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आया 3q/2, इस प्लेट पे कितना चार्ज आया 3q/2। इनर प्लेट पे चार्ज बच्चों बताओ कितना है, ये q चार्ज अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा 3q/2, यहाँ कितना चार्ज आएगा, बी पॉइंट पे कितना चार्ज आएगा, टोटल चार्ज 2q है और 3q/2 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो प्लस बी पे भी कुछ चार्ज होगा तो कितना होगा 2q माइनस 3q/2, कितना आया q/2। इस प्लेट पे q/2 है तो इस प्लेट पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस q/2। ये आप लोगों ने कंडक्टर्स में पढ़ा होगा भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? कोई भी एक बच्चा मुझे बता दो जो चीजें मैं ये पहले तुम लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। बच्चों बताओ ये चीजें पढ़ी हैं या नहीं। कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। ये जो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चार्ज कितना आया q/2, तो सी पे चार्ज कितना आ गया q/2 v। तो यही क्या है इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब क्या है, पुराने कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी नहीं पढ़ पाओगे, अदरवाइज तो गोल हो जाएगा बच्चों को। v की वैल्यू निकालना चाहो तो v की वैल्यू क्या होती है ed, e क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट t, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अभी इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स कितनी है, पैरेलल प्लेट्स की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो बट बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो ई नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो v इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से लिखो चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना है हमारे पास q/2 एप्सिलॉन नॉट ए डी, ये b की वैल्यू। b की वैल्यू पुट करना चाहो वेल एंड गुड, b की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो कितना आएगा देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, q से q कट गया तो c कितना आ गया a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सही वैल्यू तो रखनी है ना। बाय 2, b की वैल्यू कितनी है q d, अच्छा 2, हाँ ठीक है। b की वैल्यू पुट कर देना और ये आ जाएगा a एप्सिलॉन बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। समझ सकती हूँ कि तुम लोगों को अभी ये है, या तो पोटेंशियल पूरा रिवाइज कराओ, अब ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये उसका न्यूमेरिकल। चलो एनर्जी डेंसिटी देखो, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कि एक वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो। सॉल्व करो, एक वॉल्यूम में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई वो निकालनी है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं बताओ।
एक पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो निकालनी है, एनीवन। चलो रुको। उससे पहले एक बार ये वाला टॉपिक देख लो, फिर उसको तुम खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जब हम लोगों ने ये आइसोलेटेड वाला देखा था, आइसोलेटेड वाले में क्या दिक्कत आई थी कि इस एनर्जी क्या कर रही थी, स्प्रेड हो रही। अब इस एनर्जी को क्या करना है, कंजर्व। तो मैंने क्या बोला था, एक और स्फीयर लगाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या किया है, एक और स्फीयर लिया है, ठीक है। तो देखो ये स्फीयर जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये रहा। अब ये बाहर कैसा चार्ज इंड्यूस करेगा, इसके यहाँ पे इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। कि इसको अर्थिंग से क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि इसकी दूसरी सरफेस पे कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज। तो मैं क्या चाहती हूँ, ये वाला चार्ज गायब हो जाए, इसलिए क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका सॉरी इसकी जो डिस्टेंस है ये क्या है, R2, और ये वाले डिस्टेंस कितनी है, R1, ठीक है। अब आपको निकालना है कि इस प्लेट के बीच में कितना कैपेसिटेंस स्टोर होगा, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास ले दे के वही है, C = Q/V। मान लो यहाँ पे टोटल चार्ज जो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये नेगेटिव, ये कितना चार्ज है, Q चार्ज है, ये Q चार्ज है नेगेटिव का। और इसने क्या किया, दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव Q, टोटल Q चार्ज इंड्यूस कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव Q चार्ज क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। टोटल चार्ज कितना हो गया भाई हमारे पास, Q। अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ये स्फीयर अगर A है, ये स्फीयर अगर B है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है V। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, VA पॉजिटिव है तो VA, B नेगेटिव है, देखो B वाला चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो VA - B। तो अभी आपको चाहिए पोटेंशियल A का और B का पोटेंशियल, तो कैसे निकालोगे, A का पोटेंशियल कैसे निकालोगे भाई, बताओ। A का पोटेंशियल, ये -Q प्लस और ये +Q। A का पोटेंशियल देखो भाई, किसकी वजह से, एक तो खुद की वजह से होगा जिसके पास +Q चार्ज है, तो +KQ। इसका डिस्टेंस कितना है, R1। दूसरा होगा नेगेटिव Q की वजह से, ये वाला नेगेटिव Q, इसकी वजह से कितना होगा, नेगेटिव KQ, है ना। इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे देखो ये R2 और यहाँ से लेके ये R1 कितना होगा, तो यहाँ से लेके R1 मान, यहाँ सेंटर से लेके इसकी डिस्टेंस कितनी है, R1, ठीक है। तो पॉजिटिव की वजह से कितना होगा, KQ/R1, और इसकी वजह से KQ/R2, जो नेगेटिव वाला चार्ज है, ठीक है। के लिए ले रहे हैं ना, डिस्टेंस दोबारा देख, नहीं समझ में आया होगा। देख क्या किया है, ए के लिए निकालना है, यानी इस वाले सरफेस पे मैं पोटेंशियल लिख रही हूँ। एक बार +Q चार्ज के लिए लेंगे तो कितना है इसका चार्ज, +Q। डिस्टेंस कितनी है सेंटर से बाहर तक, R1, तो ये लेंगे। अब देखो नेगेटिव Q चार्ज के लिए लेंगे तो, लेकिन डिस्टेंस कहाँ पे है, सेंटर से लेके बाहर तक, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है, R1। तो दोनों कितनी हो जाएंगी भाई, R1, ठीक है। या इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर से लेके R1 है, और इसका इन्होंने शायद डायग्राम में कुछ गड़बड़ करी है, एक सेकंड, डायग्राम में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड रुकना कुछ। पॉजिटिव के लिए रेडियस कौन सी होगी, बड़ी, ये वाली डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक R1, ठीक है। इसके लिए क्या डिस्टेंस होगा भाई, नेगेटिव Q के लिए अगर ए बी के फॉर्म में ले, -KQ/R1 +KQ, एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, हाँ सही तो है।
सही है एकदम, बिल्कुल सही है। क्या आ रहा था यहाँ पे भी, दोनों का R1 आ रहा है ना, ये क्यों आया है देखो, ये वाला जो आउटर सरफेस है ये इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, अर्थिंग से, अर्थिंग से कनेक्ट किया हुआ है। और अर्थिंग पे जब भी होता है तो पोटेंशियल कितना आता है, 0। तो सही तो है, ठीक है। देखो Q की वजह से भी R1 पे डिस्टेंस पे रहेगा और माइनस Q के भी वजह से भी R1 पे रहेगा, तो दोनों कैंसिल हो गए, पोटेंशियल कितना आ गया, A वाले सरफेस पे 0, और वो है भी किससे कनेक्टेड, हमारा अर्थिंग से। अब पोटेंशियल B पे निकालो, यानी अंदर वाली प्लेट पे। एक तो इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा कितना, माइनस KQ बाय, इसका रेडियस कितना है R2। अब प्लस वाले चार्ज की वजह से कितना होगा, प्लस KQ, इसका रेडियस कितना है R1, वही वाला जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, कितना R1 इक्वल्स टू ये R। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये तो 0 हो गया, तो कितना कैपेसिटेंस आया, C इक्वल्स टू Q अपॉन KQ को अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या बचा मेरे पास, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, Q से Q कैंसिल, तो ये आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 बाय R2। तो ये क्या है, कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आपको ले दे के बच्चों पोटेंशियल ही निकालना है, तो पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैंड रेज करो किन किन बच्चों को पोटेंशियल में दिक्कत है अभी भी। देखो कल वाला अगर हम पढ़ेंगे ना, तो कल नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल पढ़ के आना, सुरेंद्र को दिक्कत है, सबको ही दिक्कत है पोटेंशियल में। बच्चों अगर पोटेंशियल में दिक्कत है तो मैं कैपेसिटर में, मैं सही बता रही हूँ, तुम कैपेसिटर नहीं पढ़ पाओगे, सब गोल हो जाएगा कैपेसिटर। हर कहीं तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। तुम्हें देखो इस वाले क्वेश्चन में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता था, जो कि हम कंडक्टर्स में पढ़ते हैं, आप सब भूल चुके हो पुराना। तो नेक्स्ट क्लास तक मैं ये चाहती हूँ, जो भी नेक्स्ट क्लास हो एवरीवन, मैं आपको ना अभी 10 मिनट पहले लीव कर रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आप लोगों को कैपेसिटर का जो कि, मेरी बात ध्यान से, अगर बच्चों पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज नहीं है, कंडक्टर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आज अवंती के मॉड्यूल्स लेके बैठो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के उनको रिवाइज करो। अगली क्लास में कैपेसिटर की दोबारा पढ़ा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो आज मुझे बताओ कौन से बच्चे हैं जो अगली क्लास तक पोटेंशियल रिवाइज करके आएंगे, हैंड रेज करो। वेरी गुड, तो रिवाइज करके आओ स्टूडेंट, तभी कैपेसिटर समझ में आएगा, वरना मैं कितने अच्छे से समझा लूं, यू डोंट गेट दिस। कंडक्टर्स भी पढ़ के आना, क्योंकि कैपेसिटर में कंडक्टर्स की सारी प्रॉपर्टी यूज होंगी। और नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर को तुम खुद से फोड़ दोगे, अगर मैं तुमको पूछूंगी, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, कैपेसिटर को तुम खुद से सॉल्व करोगे सारे सवाल, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, तो सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, डोंट वरी। Okay, ma'am. पढ़ लेना बच्चे जरूर, अगर किसी को किसी के पास डीपीपीज नहीं है तो मुझसे एक बार कनेक्ट कर लेना, अगर डीपीपीज नहीं है तो कनेक्ट कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वैसे तो नवीन सर ने दी होंगी, नवीन सर के जो नोट्स हैं उन्हें पढ़ लेना, जो उन्होंने आपके पीपीटी शेयर करी है, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, ma'am.